हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पीएम मोदी को अभी नया जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स निकल कर आया है 2021 का, उसमें बताया गया है प्रीडेटर ऑफ प्रेस। तो पीएम मोदी को प्रीडेटर ऑफ प्रेस क्यों बताया गया है, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे ये इंडियन डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इम्पैक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एक हेल्दी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो 37 हेड ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट्स की लिस्ट बनाई गई है आरएसएफ के द्वारा। तो ये आरएसएफ एक फ्रेंच नेम है जिसमें कि फुल फॉर्म है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, जिसको कि इंग्लिश में नाम निकल कर आता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनजीओ है जो कि प्रेस फ्रीडम के बारे में काम करती है, उनके फ्रीडम को अपहेल्ड करने के लिए, इंफॉर्मेशन के डिसिमिनेशन को अपहेल्ड करने के लिए, उसके फ्रीडम के लिए ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है प्रीडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर 2016 के बाद जो ये लिस्ट आई है 2021 में, ये इसमें नए इंट्रेंट हैं। हालांकि इनको कहा जा रहा था कि ये 26 मई 2014 से ही ये प्रीडेटर का काम कर रहे हैं। उसी समय से इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल करना, उसे रोकना और उसे मैनिपुलेट करना चालू कर दिया था। और ये कैसे करते हैं उसके बारे में इन्होंने एक नोट भी बनाया है। तो ये बेसिकली इन्होंने जो 37 जो लीडर्स हैं उनका जो लिस्ट बनाया है, उनके ऊपर इन्होंने एक फाइल भी बना रखी है। और ये फाइल में इन्होंने पूरी डिटेल्स निकाल रखी है सारे लीडर्स का, कि वो किस तरह के मैकेनिज्म के यूज़ करते हैं, क्या क्या वो वेपन्स यूज़ करते हैं प्रेस फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए, क्या उनके मेथोडोलॉजीज हैं, किस तरीके से वो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो मोदी जी हैं उनकी क्लोज टाइज हैं जितने भी बिलियनर्स हैं जो कि मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं। तो बिलियनर बिजनेसमैन के साथ इनके कोल्यूजन के कारण ये वास्ट मीडिया एम्पायर पे एक तरह से वर्चुअल कंट्रोल रखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करते हैं उन्हें, क्योंकि इनकी इन बिजनेसमैन से क्लोज टाइज है और जिसके हेल्प से ये स्प्रेड करते हैं नेशनलिस्ट एंड पॉपुलिस्ट प्रोपेगेंडा को और मिस इन्फॉर्मेशन को। और इस आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने में इन्हें इसलिए आसानी होती है क्योंकि इन्हें ज़्यादा कवरेज मिलता है। तो कंटिन्यूड कवरेज के कारण जो इनकी एक्सट्रीमली डिविसिव और डेरोगेटरी स्पीचेस हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार चलती रहती हैं, और इसके कारण इनकी जो प्रेस को मैनिपुलेट करने की, उसे अपने हिसाब से चलाने की, प्रेस फ्रीडम को रोकने की जो इनकी मैकेनिज्म है आराम से वर्क करती है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर इस कोल्यूजन के कारण, इस रिलेशन के कारण बिलियनर्स के साथ यहाँ पर दिक्कत हो जाती है जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें, और उन्हें ये दिक्कत आती है कि अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन मोदी जी के आइडियोलॉजी के हिसाब से या फिर उनके क्रिटिसिज्म को अगर यहाँ पर फैलाते हैं तो उन्हें अपने जॉब से डिसमिसल का डर रहता है, उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी दिक्कतें आती है कि उन्हें प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि इंडिया की क्या हालत है। तो इंडिया की रैंकिंग 142 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो 142वां रैंक 180 कंट्रीज में कितना ज़्यादा पीछे है प्रेस फ्रीडम में इंडिया, ये क्लियरली देखा जा सकता है। और ये 2021 का लेटेस्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, जो कि
रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स, जो पेरिस बेस्ड अपनी ये एनजीओ है वो निकालती है उसमें। और यहाँ पे ये देखिए कि मोदी जी इसमें जो है लीग ज्वाइन किए हैं कैसे कैसे नेताओं से, मतलब क्या अचीवमेंट है मोदी जी की और हमारी गवर्नमेंट की, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इन्होंने इमरान खान को ज्वाइन किया, इस लीग में इमरान खान भी है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, वहाँ पर प्रेस को कितना फ्रीडम हो सकता है, ये दुनिया को पता है। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हैं, तो ये किस तरह से कंट्रोल करते हैं प्रेस तो छोड़ दीजिए, ये पूरी कंट्री, पूरी मीडिया, या फिर आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट इवन को कैसे मैनिपुलेट करते हैं सऊदी अरबिया की, और कैसे सऊदी अरबिया को चलाते हैं, ये दुनिया को पता है। फिर यहाँ पर है मिन आउंग हेलिंग, ये म्यांमार के जुंता गवर्नमेंट के हेड है, मिलिट्री हेड हैं, और वहाँ पर कितना ह्यूमन राइट्स वियोलेशन हो रहा है, किस तरह से किलिंग हो रही है, किस तरह से गवर्नमेंट चल रही है, तो वहाँ पर प्रेस फ्रीडम देने की बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो आम जनता है वो वहाँ की जुंता गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और अगर इन्होंने प्रेस फ्रीडम दे दिया तो वहाँ पर वो इनकी जो सारी वहाँ पर दमन की कार्रवाई चल रही है, जो मजल आउट कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, वो निकल कर पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी और उससे उनकी बहुत बेइज्जती होगी। और उन्हें हो सकता है कि बाकी के जो गवर्नमेंट हैं ऑल वर्ल्ड वाइड, उनसे वहाँ पर प्रेशराइज किया जाए और इन्हें हटना भी पड़ जाए। तो इसलिए इनका तो मतलब कि ये मेन वेपन है कि प्रेस फ्रीडम को कर्टेल करना है। उसके बाद यहाँ पर है किम जोंग उन ऑफ नॉर्थ कोरिया, द लेजेंड। इनकी कहानी तो दुनिया को पता है कि ये प्रेस फ्रीडम तो छोड़िए, ये आदमी को, आम जनता को कपड़े कैसे पहनने हैं, बाल कैसे कटवाने, इस चीज की फ्रीडम नहीं देते हैं। प्रेस फ्रीडम तो बहुत दूर की बात हो गई। और इस लीग में ज्वाइन किया है मोदी जी ने। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इनके वेपन्स क्या हैं। इनके वेपन्स जो होते हैं इनसे ऐसे लीडर्स के, सबसे पहला होता है सेंसरशिप ऑपरेटस, यानी कि बहुत सारे नियम कानून और डिपार्टमेंट्स बना देने हैं कि क्या प्रेस में छपेगा, क्या मीडिया में निकल कर आएगा, क्या आम जनता के बीच इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। उसके बाद जेलिंग द जर्नलिस्ट, जो भी जर्नलिस्ट इनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, जो भी इनकी बातें नहीं मानेंगे, जो भी सेंसरशिप के लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें आर्बिट्रेरीली किसी न किसी केस में, चाहे वो आईटी एक्ट हो, ये हो, सेडिशन के चार्जेस हो, या फिर वायलेंस फैलाने की मंशा से कोई स्पीच या न्यूज़ छापने की बात कहकर किसी न किसी तरह से इन्हें जेल में डाल देना है। और इसमें सेडिशन का जो चार्ज है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है आईपीसी सेक्शन 124। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इस आईपीसी सेक्शन के लगने के बाद यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है, यानी कि आजीवन कारावास। तो कोई भी जर्नलिस्ट जिंदगी भर क्यों जाना चाहेगा जेल में, कुछ बातें बोलने के लिए कोई नहीं जाना चाहेगा। प्लस यहाँ पर क्या है, इंसाइटिंग द वायलेंस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट अपनी स्पीच में उन्हें बताना या फिर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करना कि इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, आम जनता को गलत चीज़ें बताई, और या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपरेटस होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट होती है, उनकी अपनी आईटी सेल होती है, जिन्हें कि बीजेपी में योद्धा कहा जाता है, ऑनलाइन योद्धा। तो ऐसे लोग पूरी कैंपेन चला देंगे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में, जो भी क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट के, जो भी उनके नेताओं को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये क्या करेंगे, इनके ऑनलाइन योद्धा पूरी कैंपेन चला देंगे, ट्रॉल करेंगे, लोगों को भड़काएंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जर्नलिस्ट को आम जनता ऐसे कैंपेन के भड़कावे में आकर उन पर हमला कर देती है। बहुत सारे जर्नलिस्ट मारे भी गए, गौरी लंकेश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर बन जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं एज वेपन, जो जर्नलिस्ट के फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों को कर्टेल करने के लिए। और यहाँ पर इंडिया में अगर देखा जाए तो फेवरेट जो 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, जो टारगेटिंग की जाती है, सबसे पहला है
सिक्यूलर्स। सिक्यूलर्स देखिए, सेक्युलर वर्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आधारभूत फीचर है। और यहाँ पर सेक्युलर वर्ड को इन्होंने मैनिपुलेट करके उसे बना दिया है सिक्युलर। सिक्युलर का मतलब होता है जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी, जो भी प्रेस, जो भी जर्नलिस्ट बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, उन्हें ये सेक्युलरिज्म के बात करने के कारण सेक्युलर कहना छोड़कर सिक्युलर कहना चालू कर देते हैं। सिक्युलर कहने का मतलब क्या होता है कि ये लोग बीमार हैं, तो मानसिक रोगी घोषित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक मतलब लोगों के लिए एक डेरोगेटरी वर्ड हो जाता है, जो सेक्युलरिज्म को अपहेल्ड करने की बातें करते हैं, सेक्युलर वर्ड को यूज करते हैं, उनके लिए ये एक डेरोगेटरी वर्ड है कि ये मानसिक तौर पर बीमार हैं, पागल हैं। तो इसके कारण भी वहाँ पर उनके ऐसे लोगों को जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं उन्हें दिक्कतें आती हैं, मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है, लोग भी उनको उस तरह से चिढ़ाने लगते हैं, तो ऐसे लोग फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। दूसरी चीज क्या है, प्रेस के लिए ये लोग यूज करते हैं प्रेस्टिट्यूट, और ये एक बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड है प्रेस्टिट्यूट, क्योंकि जो भी प्रेस के जर्नलिस्ट लोग बात करते हैं प्रेस के फ्रीडम की या फिर सेकुलरिज्म की, या सेकुलरिज्म की बात जो लोग कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को बाहर आम जनता में फैलाते हैं, मतलब प्योर जर्नलिज्म करते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग क्या करेंगे, प्रेस्टिट्यूट। मतलब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया आपने, सेकुलरिज्म के बारे में जो लोग कह रहे हैं उनको फेवर किया, किसी भी तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में आप क्रिटिकल हो गए, और आप अगर प्रेस पर्सन हैं, तो आपने जर्नलिज्म की अपनी जो काम है वो की, लेकिन आपको घोषित कर दिया जाएगा प्रेस्टिट्यूट। और प्रेस्टिट्यूट प्रेस प्लस प्रोस्टिट्यूट मिलाकर एक बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड बनाया गया है, बहुत ही मतलब कि गलत कृत्य है। और इस चीज को, इस वेपन को भी यहाँ पर ऑनलाइन कैंपेन में यूज किया जाता है। जब भी कोई जर्नलिस्ट को ये लोग टारगेट करेंगे तो क्या करेंगे कि उनके ट्विटर हैंडल पे ट्रोल करना चालू कर दिया, उनके अदर सोशल मीडिया चैनल्स पे उन्हें टारगेट करना चालू कर दिया, ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, गलत चीजें लिख रहे हैं, आम जनता को भड़का रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से वो लोग भी फिर धीरे धीरे क्या होते हैं कि इस ऐसी चीज़ों को बहुत कम जो जर्नलिस्ट हैं या जो आम आदमी सस्टेन कर पाते हैं, झेल पाते हैं, बाकी लोग धीरे धीरे क्या सोचते हैं कि पीछे हट जाते हैं, और इसके कारण फिर जो प्योर जर्नलिज्म है वो मैनिपुलेट हो जाता है, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आम जनता के बीच में बाहर निकलकर आनी बंद हो जाती है। और यहाँ पर देखिए कि फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स जो है, जो रिपोर्ट निकल कर आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2021 की, उसमें यहाँ पर देखेंगे कि 17 ऐसे लीडर्स हैं जो कि नए इंट्रेंट है, न्यूली इस लिस्ट में इन्हें डाला गया। 37 में से 17 जो लीडर्स हैं वो नए हैं, और उसमें एक मोदी जी भी हैं। और यहाँ पर इन्हें प्रीडेटर्स घोषित किया गया है क्योंकि ये प्रेस फ्रीडम को कर्टेल करते हैं। और इसमें से 13 ऐसे लोग हैं, 13 ऐसे लोग हैं 37 में से जो कि एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। अब सोचिए एशिया पैसिफिक रीजन में प्रेस की क्या हालत है कि वर्ल्ड में 37 ऐसे लीडर्स हैं जो कि प्रेस फ्रीडम को कर्टेल करते हैं, उसके प्रीडेटर हैं, बट उसमें से 13 जो है ऑलरेडी सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में है। और एशिया पैसिफिक रीजन में अगर गिना जाए तो आप देख ही रहे हैं, इमरान खान हो गए, मोदी जी हो गए, शेख हसीना हो गई, उसके बाद कैरी लैम है, किम जोंग उन है, तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। और उसमें से जो 7 जो हैं इस लिस्ट में वो परमानेंट मेंबर हैं इस लिस्ट के। जब से ये लिस्ट बननी चालू हुई है 2001 से, तब से इस लिस्ट में ये लोग परमानेंटली दाखिल किए जा रहे हैं, इसमें इनका नाम रह रहा है। और ऐसे लीडर में बशर अल असद हो गए, अलेक्जेंडर पोशेंको हो गए बेलारूस के, व्लादिमीर पुतिन हैं, ईरान के लीडर हैं अली खामिनी। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि इस चीज से परमानेंटली नवाजे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि इस लिस्ट में 2 महिलाएं भी हैं, शेख हसीना बांग्लादेश की और कैरी लैम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हांगकांग। तो खैर हांगकांग की परिस्थिति तो दुनिया को पता है कि वहाँ पर प्रेस फ्रीडम क्या है। अभी
एप्पल नाम का जो न्यूज़पेपर चलता था उसे भी इन्होंने बंद करवा दिया, उसके लीडर को, उसके मतलब मालिक को अरेस्ट कर लिया, सब कुछ चीज़ें हो गई। और शेख हसीना भी यहाँ पर बांग्लादेश की इस चीज़ में है, इस लिस्ट में है, जो कि प्रीडेटर ऑफ प्रेस के नाम से यहाँ पर लिस्ट बनी है। प्लस यहाँ पर देखिए कि ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स ये है क्या और क्यों इस रिपोर्ट की महत्वता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि किसी लीडर का नाम डालकर इन्हें कोई इनकम होने वाली है या फिर इन्हें किसी कंट्री की सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस बेस्ड है फ्रांस में, और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को अपहेल्ड करने का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे वोकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये छुट्टा बोलते हैं, किसी भी गवर्नमेंट से इन्हें लगे कि हाँ ये लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल कर रहे हैं, वहाँ पर जर्नलिज्म को रोका जा रहा है, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, उनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये लोग उस बात को खुले रूप से उठाते हैं और पूरा पब्लिसाइज करते हैं वर्ल्ड में। और ये लोग जो सेफगार्ड करते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, इसमें यहाँ पर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बेसिक टेनेट है ह्यूमन राइट्स का। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को अपहेल्ड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल अप्रोच है ह्यूमन राइट्स का, कि टू बी इन्फॉर्म्ड यानी कि इंफॉर्मेशन पाना भी आपकी बेसिक ह्यूमन राइट्स है, एंड टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप जो फैक्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, जो सच्चाई है, उसे आप दूसरों को पहुंचा भी सकते हैं, फैला भी सकते हैं, ये भी एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। और आपको जानकारी मिले, किसी भी सोर्स से मिले, और ये भी एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। तो दोनों तरफ से ये बाई डायरेक्शनल अप्रोच है। और यहाँ पर देखिए कि आरएसएफ जो है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, इनकी जो है सो कंसल्टेटिव स्टेटस है। और ये भी देखिए यूनाइटेड नेशंस के में इनकी कंसल्टेटिव स्टेटस है ह्यूमन राइट्स के अपहेल्ड के लिए। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को सही तरह से मतलब कि इम्प्लीमेंट करने के लिए यूएन भी इनसे कंसल्टेशन करती है, इनसे इंफॉर्मेशन लेती है। प्लस यहाँ पर यूनेस्को के साथ भी इनका कंसल्टेटिव स्टेटस का अटैचमेंट है। प्लस यहाँ पर देखिए कि काउंसिल ऑफ यूरोप यानी कि यूरोपियन काउंसिल जो है पूरा, ये लोग भी इनसे कंसल्टेशन लेते हैं, कंसल्ट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को अपहेल्ड करने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफिया, फ्रैंकोफिया उन कंट्रीज को कहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, जिन किसी भी कंट्रीज में फ्रेंच भाषा का उपयोग होता है, ऐसी कंट्रीज को कहते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफिया। तो ये फ्रांस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंच लोग इसे मानते हैं। और ऐसे ही जो भी फ्रेंच बोलने वाली कंट्रीज हैं, उन सारे कंट्रीज में भी इस ऑर्गेनाइजेशन का कंसल्टेटिव स्टेटस है। अब यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि इंडियन लीडर इस लिस्ट में आ गए हैं, तो इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और यहाँ पर इस लिस्ट में आने के बाद ये एक बहुत ही बड़ा धक्का है इंडियन डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर अगर कहा जाए तो प्रेस होता है, जर्नलिज्म होता है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये एक बेसिक ह्यूमन राइट भी है। प्लस यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स का, उसके आर्टिकल 19 में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस को फंडामेंटल राइट्स बताया गया है। और अगर उसे ही कर्टेल किया गया, उसे ही रोका गया या मैनिपुलेट किया गया, या जर्नलिज्म को किसी तरह से हार्म होता है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वियोलेशन है, ये हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन है। और इसीलिए
ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट में है और इसे अपहेल्ड करना, इसे बचाना इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन पॉपुलेशन का, इंडियन जुडिशियरी का, जितने भी लोग इस चीज में स्टेक होल्डर हैं, जिनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन्हें इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे इंडियन डेमोक्रेसी का जो एक चेहरा है, एक फीचर है, वो मलिन हो रहा है, वो खराब हो रहा है वर्ल्ड वाइड एरिना में, पूरी दुनिया में। तो इसे संभालना, इसे सही करना बहुत ही जरूरी चीज है और गवर्नमेंट को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और आगे देखते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद अब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, क्या अप्रोच करती है, कैसे यहाँ पर जर्नलिज्म को रोका जा रहा है, मतलब कि कर्टेल किया जा रहा है फ्री स्पीच को, इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए क्या स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उन्हें भी आप ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।